नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने मोल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक हैगा, देखिए लास्ट की क्लास में मोल एनालिसिस था। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर वॉल्यूम आ गया, मोल आ गया, तो हम मोल और वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट। देखिए, जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है ना। तो अब कैसे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसकी जो वो होती है प्रोसेस होती है, इसको समझने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। देखिए, तो हमने लिखा वॉल्यूम एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस लगा रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं कि इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन। इट इज ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मोल तो आप किसी भी टॉपिक के लिए लगा सकते हो। मोल आप गैस के लिए लगा सकते हो, मोल आप सॉलिड के लिए लगा सकते हो, ठीक है, मोल आप लिक्विड के लिए लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सिर्फ तब लगेगा जब आपके पास कोई गैसेस रिएक्शन है। इसके आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि गैसेस रिएक्शन के लिए अपन क्यों लगाते हैं। अलग अलग लॉस थे, एवोगाड्रोस लॉ था, गैलुसेक लॉ था, तो अलग अलग चीजों ने अलग अलग लॉ के हिसाब से अलग अलग चीजें बताई। तो लॉस हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। बस उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो किसके लिए वैलिड होता है, गैसेस रिएक्शन के वैलिड होता है, ठीक है। आजम आ रही है। चलिए, अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2H2, यहां लिख दिया मैंने ब्रैकेट में गैस, प्लस यहां लिख दिया O2, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने गैस, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2H2O, ब्रैकेट में लिख दिया गैस। अब वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वाटर को गैस फेज में मान लिया, है ना, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड को अपन आराम से इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये रिएक्शन हो रही होगी तो वाटर जो वेपर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब लिक्विड वेपर बना लेगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका मान लेते हैं दे रखा है 5 लीटर। अब कल था मोल, आज हमने इसको कर दिया लीटर, ठीक है, लीटर मतलब वॉल्यूम, और इसका हम मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 3 लीटर। अब क्वेश्चन में आपसे ही पूछ रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। वो आपसे पूछ रहा है कि जो वाटर की वेपर बन रही है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने मोल पढ़ाया था, और मोल का एक मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। जैसा प्रोसीजर मोल के लिए था वैसा ही प्रोसीजर वॉल्यूम के लिए रहेगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी आपके पास वॉल्यूम दे रखा होगा उसमें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो जो भी आपको वॉल्यूम दे रखा होगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2.5 और 3 में से कम कौन है, 2.5। इसका मतलब हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन जो होगी वो हाइड्रोजन से होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन कितना आएगा, 2, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस इक्वेशन के अंदर केवल और केवल लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू रखी जाती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर मैं लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू रखूंगा तो मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 1। यहाँ रखूंगा मैं 5, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ O2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, 2.5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2.5 मोल कंज्यूम हो गए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जो होता है वो कंज्यूम होता है। तो रिमेनिंग या लेफ्ट वॉल्यूम कितना रहेगा, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का लेफ्ट वॉल्यूम कितना रहेगा, 3 - 2.5
तो लेफ्ट वॉल्यूम रहेगा 0.5 लीटर। ठीक है, ऐसे ही वाटर का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वाटर का मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाटर का कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन कितना आएगा 2। यहाँ से हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पास 5, यहाँ अपॉन आएगा 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन आएगा 2। इससे कैंसिल हो गया तो वॉल्यूम ऑफ H2 जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 5 लीटर। समझ गए मेरी बात। इस तरीके से वाटर का जो वॉल्यूम हो गया वो 5 लीटर हो गया और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम आ गया मेरे पास कितना आ गया 0.5 लीटर आ गया। बात समझ आ रही है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, देखिए आपसे कहा गया है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ O2 गैस required during the combustion of C3H8। अगला सवाल कह रहा है कि C3H8 का जब कंबशन कराया जाएगा तो कितने वॉल्यूम की, मतलब ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हम लोग C3H8 जो है उसको हम सबसे पहले कंबशन कराएंगे C3H8। इसका कंबशन करवा रहा हूँ मैं O2 की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा CO2 प्लस क्या बनाएगा बोलो H2। आपको पता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर हमें बनता है CO2 और H2 बनता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया 4, तो 3 2 जा 6 और 4 ही हो गए, तो कितना हो गया 10, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 5। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि जो हमारे पास हाउ मेनी वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ C3H8। यहाँ लिख देता हूँ कि C3H8 का वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ, यानी C3H8 जो है वो स्टार्टिंग में कितना था 5 लीटर था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 लीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन क्या होगा, तो क्या करेंगे बोलो, वही सेम लॉजिक कि वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन कितना आएगा 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन बताइए कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ से C3H8 ऑलरेडी कितना दिया हुआ अपन को 5 इज इक्वल टू कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन बताइए कितना आएगा 5, यानी O2 का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 25 लीटर। इसका मतलब ऑक्सीजन के 25 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके C3H8 के 5 लीटर का क्या होगा कंबशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। एक बार हम लोग थर्ड वाला टॉपिक और देख लेते हैं, मोल और वॉल्यूम एनालिसिस। उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसमें मर्जिंग क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मोल वॉल्यूम एनालिसिस, ये अगला है। अब इसमें सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एट एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और ये कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होता है, 1 बार जो होता है वो प्रेशर होता है, और 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं बेसिकली, अपने पास तो यही है मेनली। अब एसटीपी पर मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू, एसटीपी पर मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास मोल इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला जो होगा वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड होता है, गैस के लिए। ठीक है, एसटीपी वर्ड आएगा तो तभी लगाया जाएगा जब क्वेश्चन में गैस के बारे में बात कर रही हो, है ना। ऐसा नहीं कि एसटीपी वर्ड दे दिया और गैस की बात ही नहीं कर रहा तो हम फॉर्मूला लगा के बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब मोल वॉल्यूम एनालिसिस को हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसने कहा है कि 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग gives CaO and CO2. Find volume of CO2 gas. Find volume of CO2 gas. आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास में 10 ग्राम CaCO3 है और उसको अगर हीट करेंगे तो हमें CaO और CO2 मिलता है, तो आपको CO2 गैस का वॉल्यूम बताना है। आगे इसने वर्ड ऐड कर दिया एट एसटीपी। ठीक है,
एसटीपी वर्ड और ऐड कर दिया। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो CaCO3 है उसको सबसे पहले हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये बनाएगा CaO प्लस क्या बनाएगा CO2। ये बात तो समझ में आती है। अब यहाँ हमें दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 10 ग्राम। तो यहाँ से मेरे पास CaCO3 के जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे गिवन मास अपॉन कितना आएगा मोलर मास। तो यहाँ से CaCO3 के जो मोल आएंगे वो कितने आ जाएंगे 0.1 मोल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये तो आ गया मेरे पास CaCO3 के मोल। अब मैंने ना कल की क्लास में आपको बताया था मोल एनालिसिस। अब आपके पास डेटा जो है वो दे रखा है CaCO3 का, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ किसके बारे में रहा है, CO2 के बारे में। मतलब क्वेश्चन में डेटा हमें दिए हुए हैं CaCO3 के और क्वेश्चन में डिस्कशन करवाना चाह रहा है वो CO2 का। तो कोई बात नहीं, क्या तरीका बताया था मैंने, तरीका ये बताया था कि मोल ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से CaCO3 के मोल मैंने निकाले 0.1 इज इक्वल टू CO2 के मोल। तो यहाँ से मेरे पास CO2 के जो मोल आ गए ना वो कितने आ गए 0.1 मोल आ गए। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में मोल नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में वो वॉल्यूम पूछ रहा है, और वो भी कहाँ पर पूछ रहा है STP पर। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि STP पर मोल और वॉल्यूम का रिलेशन होता है मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ से CO2 का जो मोल आ गया वो 0.1 आ गया, यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा 22.4। तो यहाँ से CO2 का जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2.24 लीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, मोल दे रखा है तो पहले मोल निकलेगा और वॉल्यूम दे रखा है तो पहले वॉल्यूम निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने दे रखा है मोल और आपने वॉल्यूम निकाल दिया, नहीं, पहले नहीं निकलेगा। पहले मोल दे रखा है तो मोल ही निकलेगा और वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ही निकलेगा। हाँ, अब बाद में चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के आप दोनों को इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे मोल दे रखा था तो मैंने मोल निकाल लिया, अब पूछ लेगा एग्जाम में वॉल्यूम, ठीक है ना। ऐसे वॉल्यूम दे रखा था तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया और एग्जाम में अपन से क्या पूछ लेगा, मोल पूछ लेगा। वो बाद में इंटर कन्वर्जन करना है, स्टार्टिंग में तो आपको इसी मेथड से करना है पहले। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आप लोगों का जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ml फॉस्फीन 100 ml phosphine on heating gives a solid white phosphorus and a hydrogen gas. Change in वॉल्यूम विल बी। सवाल ये करा है कि आपके पास 100 ml फॉस्फीन गैस है ना। फॉस्फीन जो होती है वो गैस फेज में होती है, बाय डिफॉल्ट आपको जानना ही पड़ेगा। तो फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। ये ऑलरेडी कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो 100 ml दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका मतलब गैस, उसमें गैस तो होगी, ये श्योरिटी है। तो फॉस्फीन को अगर अपन हीट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बना रहा है व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है और इसी के अलोंग जो है हाइड्रोजन गैस में रिलीज कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन गैस। ये तो रिएक्शन बन गई कि ऑन हीटिंग फॉस्फीन इट गिव्स व्हाइट फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। एक बार इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया और यहाँ पे मैंने बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमें है ना इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है। हमें लेना देना है हाइड्रोजन गैस से क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल गैसेस रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ये गैस है और ये भी गैस है लेकिन ये सॉलिड है, तो व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा फॉस्फीन और हाइड्रोजन के बीच में। तो फॉस्फीन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ फॉस्फीन अपॉन 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कितना आएगा बताइए, 6 आएगा। यहाँ से फॉस्फीन का जो वॉल्यूम था वो मेरे पास 100 था, तो 100/4 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का वॉल्यूम अपॉन 6 आएगा। ये मेरे पास कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ से हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 25 × 6, यानी हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 150 ml। ठीक है, 150 ml आ गया।
तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं 150 ml। अब चेंज कितना आया, क्वेश्चन में पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा, हाइड्रोजन गैस का तो वॉल्यूम था वो तो 150 था, और फॉस्फिन का जो वॉल्यूम था वो था 100 ml। तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 50 ml का। यानी बेसिकली ऐसे मान लिया जाएगा कि 50 ml जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, 50 ml वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन में डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना, देखिए चेंज ही तो पूछ रहा है। तो पहले 100 था, बाद में 150 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया 50 ml का। और 50 ml जो बेसिकली हाइड्रोजन का जो 50 ml जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि आपसे कहा गया है 180 ग्राम, ऐसे लिख लेते हैं कि 180 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 and CaCO3 gives 44.8 लीटर CO2। 180 ग्राम है ये, बेसिकली इसको मैं यूनिट लगाना भूल गया, मैं इसको यूनिट आपको दे रखा है 180 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 and CaCO3 gives 44.8 लीटर CO2। तो फाइंड इंडिविजुअल वेट, 184 कर देता हूँ, सही रहेगा, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, इसको मैं 184 कर देता हूँ। हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है, तो 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 and CaCO3 gives 44.8 लीटर CO2। फाइंड इंडिविजुअल वेट ऑफ MgCO3 and CaCO3। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, MgCO3 का और CaCO3 का मिक्सचर की फॉर्म में दे रखा है। और इस मिक्सचर का अगर वेट की बात करेंगे तो इस मिक्सचर का जो हमें वेट दे रखा है वो 184 दे रखा है। आपसे कहा गया है कि जब अपन इसको हीट करते हैं ना, तो हीट करने के दौरान 44.8 लीटर CO2 मिलती है। तो पूछ रहा है कि बताइए उस मिक्सचर में MgCO3 का कितना वेट था और CaCO3 का कितना वेट था, कि हमें टोटल मिला के कितनी CO2 मिल जाए, 44.8 लीटर CO2 मिल जाए। बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसको एक बार, कोशिश करते हैं सवाल को सॉल्व करने की कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। हमारे पास सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास MgCO3 और CaCO3 दोनों का मिक्सचर है। तो मिक्सचर है तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक मिक्सचर है, और वो मिक्सचर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 184 ग्राम दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है हमें, देखिए आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में बचपन में पढ़ते थे कि राम और श्याम है, उनकी जो एज है उनका सम 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है। तो अपन क्या करते थे कि राम की एज को x मान लेते थे, तो श्याम की एज ऑटोमेटिकली 15 माइनस x हो जाती थी। तो वही लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं कि MgCO3 और CaCO3 दोनों मिलाकर 184 ग्राम है। तो अब हम काम कर रहे हैं कि MgCO3 का जो वेट है वो मैंने मान लिया x ग्राम। तो अगर MgCO3 x ग्राम है तो CaCO3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 184 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। मिक्सचर कितना है 184 का, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 184 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि CO2 गैस बना रहा है, तो अब हीट करना स्टार्ट करते हैं इसको। पहला टॉपिक जो है वो है MgCO3 का। तो MgCO3 को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgO प्लस क्या बनाएगा CO2। यहाँ से MgCO3 कितना ग्राम दे रखा है, x ग्राम दे रखा है। तो यहाँ से मैं मोल निकालूंगा MgCO3 के। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास निकालेंगे। तो देख लेते हैं इसका मोलर मास कितना आएगा। MgCO3 का मोलर मास है तो मैग्नीशियम का 24 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 और 4 4 5 6 7 8, तो कितना आ रहा है 84 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब MgCO3 का जो वॉल्यूम मोलर मास जो है वो कितना आ गया मेरे पास, 84 आ गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने 84। यहाँ से मेरे पास मोल आ गया MgCO3 का। अब क्वेश्चन में हमें डेटा किसका दे रखा है, CO2 का। तो यहाँ से मैं CO2 के मोल निकाल लेता हूँ। तो बताइए, सबसे पहले इसके मोल से इसके मोल निकालने हैं, तो इसके मोल से इसके मोल निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा मोल मोल एनालिसिस। तो क्या लगाएंगे हम कि मोल ऑफ MgCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा 1। यहाँ से MgCO3 के मोल आ जाएंगे x अपॉन 84 इज इक्वल टू क्या आएगा CO2 के मोल। तो यहाँ से
जो CO2 के मोल आ गए वो मेरे पास कितने आ गए, x/84 मोल। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं CO2 के जो मोल आ गए वो आ गए मेरे पास x/84। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। अब अगली बार अगले केस में हम लोग हीट कर रहे हैं CaCO3 को। जब हम CaCO3 को हीट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, CaO प्लस क्या बनाएगा, CO2। यहाँ से इसका जो वेट था वो था 184 माइनस x ग्राम। तो पहले मैं इसके मोल निकाल लेता हूँ कि मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 184 माइनस x अपॉन कितना आएगा, 100। आप देखेंगे CaCO3 का जो मोलर मास होता है वो 100 होता है। अगेन यहाँ से मैं लगा रहा हूँ CaCO3 के मोल अपॉन 1 इज इक्वल टू CO2 के मोल अपॉन कितना आएगा, 1। तो यहाँ से मेरे पास CO2 के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 184 माइनस x अपॉन 100। अब हो क्या रहा है कि CO2 हमें दो जगह से मिल रही है। जो फर्स्ट वाली जगह है उससे CO2 मिल रही है हमें x/84, और जो सेकंड वाली जगह है उससे हमें CO2 क्या मिल रही है, 184 माइनस x/100। और क्वेश्चन में जो CO2 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ CO2, वो हमें कितना दे रखा है, 44.8 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, हम एक काम करेंगे कि देखिए हमारे पास कुछ CO2 तो मिल रही है किससे, कुछ CO2 तो हमें किससे मिल रही है, MgCO3 से, वो मिल रही है x/84। और कुछ CO2 हमें मिल रही है CaCO3 से, वो कितनी मिल रही है, 184 माइनस x अपॉन कितना मिल रही है हमें, 100। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं कितनी मोल CO2 मिल रही है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 44.8। यहाँ से मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा, 22.4। तो यहाँ से मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आएगा, 44.8 अपॉन कितना आएगा, 22.4। ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से CO2 के जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 2 मोल। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मोल CO2 होनी चाहिए। कितनी मोल CO2 होनी चाहिए, 2 मोल। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखेंगे, देखिए तो हमारे पास MgCO3 से कितनी CO2 प्राप्त हो रही है, x/84 प्लस, और CaCO3 से कितनी CO2 प्राप्त हो रही है, 184 माइनस x अपॉन कितना, अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल CO2 कितनी मिल रही है हमें, 2। यही तो क्वेश्चन में मिल रही है। ये तो किससे मिली, MgCO3 से, ये किससे मिली, CaCO3 से। टोटल जो CO2 का मोल है वो कितना है, 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 इंटू 84, ठीक है, 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 184 माइनस x इजिकल टू बचेगा 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 100x प्लस 84, यहाँ बचेगा 184 माइनस x इजिकल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 84 इंटू 100। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे, x कितना आएगा, देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू है, x किसको माना था मैंने, MgCO3 को। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू है वो 84 ग्राम आएगी। यानी अब x अपन ने माना किसको था, x माना है हमने MgCO3 को। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो MgCO3 का वेट आ गया मेरे पास, MgCO3 का जो वेट है वो कितना आ गया, 84 ग्राम। तो बताइए CaCO3 का वेट कितना आएगा, वो मैंने माना था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का मतलब 100 माइनस एक्स, तो 100, एक सेकेंड, 184 माइनस एक्स, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, इसको माना था, हाँ ठीक है, तो इसको माना था 184 माइनस एक्स, तो 184 माइनस 84, तो यहाँ से मेरे पास CaCO3 का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 100। ठीक है, आप टोटल ऐड करके देखें, 100 और 84 को ऐड करके देखेंगे तो 184 ही आता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत तगड़े लेवल पे खेला गया था इस क्वेश्चन के साथ, बात समझ में आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बहुत हमारे स्ट्रांग हो गए इस क्वेश्चन से। अब ये पूरा क्वेश्चन जो था ना वो मोल पर बेस्ड था बेसिकली। एक क्वेश्चन इसको अपन वॉल्यूम पर बेस्ड करवा देते हैं। अगर मैं इसी को वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार कि 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन and butane gives 10 liter CO2 on combustion. Find
इंडिविजुअल वॉल्यूम। सवाल ये कह रहा है कि अब की बार मिक्सचर दे रखा है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का, लेकिन वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखा है। लॉजिक सेम लगेंगे हमारे पास। देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3, ये हो जाएगा H8, और ब्यूटेन का होता है C4, ये हो जाएगा H10। यही फॉर्मूला होता है C3H8, डबल हो जाता है 3 2 6 + 2 और 4 2 8 + 2, है ना। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है मिक्सचर का वो कितना दे रखा है हम लोगों को 3 लीटर। तो सेम लॉजिक लगाएंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि C3H8 का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो x लीटर है, तो यहाँ से C4H10 जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए मेरे पास, वो हो जाएगा 3 - x लीटर। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना रहे हैं। पहले इक्वेशन कि C3H8 उसका हम लोग कंबेशन कराएंगे O2 के प्रेजेंस में, तो कंबेशन करने के बाद क्या बनेगा CO2 प्लस क्या बनेगा हमारे पास H2O। ठीक है, जब हम लोग उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसके बाद यहाँ लगा देता हूँ मैं कितना 4, तो 3 2 6 और 4, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं कितना 5 लगा देता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है x लीटर, तो इसकी हेल्प से मैं CO2 का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। वो कितना आएगा बताइए, कि वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन कितना आएगा 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा 3। तो यहाँ से CO2 का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 3x। यानी पहली वाली इक्वेशन से CO2 का जो वॉल्यूम आ गया वो मेरे पास 3x आ गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं अगेन कि C4H10 इसका भी मैंने कंबेशन करवाया, तो कंबेशन के बाद मेरे पास क्या बनेगा, बैलेंस करते हुए लिख रहा हूँ 4CO2 प्लस यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 4 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ 13/2 लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका वॉल्यूम मेरे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3 - x लीटर दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, कि वॉल्यूम ऑफ C4H10 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन कितना आएगा 4। तो यहाँ से CO2 का जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे पास बताइए कितना आएगा 4 ब्रैकेट में कितना आएगा 3 - x, तो यहाँ से CO2 का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा कि 12 - 3x। ठीक है, अब हमारे पास CO2 दो जगह से मिल रही है, एक तो इस जगह से और एक इस जगह से, और टोटल क्वेश्चन में दे रखी है कितना लीटर मिल रही है, टोटल 10 लीटर। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहले वाले से मिल रही है 3x और दूसरे वाले से मिल रही है 12 - 3x। एक सेकंड, 12 - 3x नहीं मिलेगी, 1 सेकंड, हाँ गलती कर दी यहाँ पर मैंने, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे 12 - 3x नहीं मिलेगी, 12 - 4x मिलेगी। भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 4x हो जाएगी। अब हमारे पास पहले वाले CO2 से कितनी मिल रही है 3x और दूसरे वाले से कितनी मिल रही है 12 - 4x, और टोटल CO2 10 लीटर मिल रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ये कैंसिल होकर आ जाएगा -x इज इक्वल टू आएगा 10, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 - 10, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लीटर। अब x आपने किसको माना था वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, x को अगर मैं चेक करूंगा तो x माना था C3H8, तो इसका मतलब है कि C3H8 का इंडिविजुअल वॉल्यूम है वो आ जाएगा 2 लीटर। तो बताइए C4H10 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 लीटर। टोटल ऐड करके देखेंगे तो 3 लीटर ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस बनता है। अगली क्लास में नया टॉपिक इसी चैप्टर का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।